हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल रन करता है जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज कराए जाते हैं। हाँ। और दूसरी ज़रूरी सूचना यह है कि अगर आप प्रश्नों की सीरीज चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ। तो आज हम देखने वाले हैं आंद्रे बेतई का सिद्धांत या विचार प्रजाति और जात के बारे में क्या है उसके बारे में। इससे पहले हमने उनका जाति, वर्ग और शक्ति वाला कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं। बेते का द हिंदू में एक लेख छपा था जो रेस एंड कास्ट के नाम से प्रकाशित हुआ। कल्पना ब्रिटाना द्वारा प्रत्युत्तर प्रजाति तथा उसकी जात की प्रासंगिकता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इनका जो लेख है वह कर्ण ब्रिटाना द्वारा प्रत्युत्तर जो प्रजाति और जात के संबंधों को प्रासंगिकता को बताया गया है उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रजातीय भिन्नता को समाप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रचना रही है। आगे बेते का विचार है कि जाति का भेदभाव वस्तुतः सामाजिक भेदभाव सरीका है। जैसे जाति का जो भेदभाव होता है वह समाज के आधार पर होता है और प्रभावी दृष्टि से जाति भेदभाव प्रजाति भेदभाव जैसा ही है। देखा जाए तो एक तरह से जैसे प्रजातीय रूप से भेदभाव श्रेष्ठता और हीनता के रूप में देखा जाता है, उसी तरह जातियों में भी श्रेष्ठता और हीनता के आधार पर देखा जाता है। मतलब सिमिलरिटी अर्थात एक दूसरे में समानता देखने को मिलता है। बेटे ऐसा मानते हैं। लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ वैज्ञानिक आधार पर स्थापित तथ्यों की अवहेलना कर रहा था। मानव शास्त्र के अनुसार जाति जो है वह पुर्तगाली शब्द के काष्टा से उभरा है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि जाति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो वह पुर्तगाली शब्द के काष्टा से उभरा है। 29 अप्रैल 1996 में CERD रिपोर्ट में जब प्रजाति भिन्नता विमर्श चल रहा था तब बेते ने कहा कि जाति और वर्ग सामाजिक भेदभाव को प्रकट करते हैं, प्रजाति का संबंध इनसे नहीं है। तो बेते का विचार क्या है कि जाति और वर्ग जो है वह सामाजिक डिफरेंशिएशन अर्थात भेदभाव को प्रकट करते हैं, असमानता को प्रकट करते हैं, वही प्रजाति से जो है इसका कोई संबंध नहीं है। प्राचीन काल में भारतीय समाज का यही प्रकार्यात्मक विभाजन है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि सामाजिक भेदभाव स्पष्ट करने के लिए वंशानुगत शब्द का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः जाति और प्रजाति वंशानुगत व्यवस्थाएं ही हैं। तो प्राचीन समय के भारतीय समाज के व्याख्या करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया और जिसमें यह बताया गया कि जो सामाजिक भेदभाव है उसको स्पष्ट करने के लिए वंशानुगत अर्थात जन्मजात विशेषताओं के आधार पर देखा जाता है। और जैसे जाति में का विभाजन जो है, व्यवसाय का विभाजन क्या होता है, वंशानुगत होता है, उसी तरह जाति का निर्धारण वंशानुगत होता है। आप जिस जात में पैदा हो गए उसी आधार पर आपको देखा जाएगा। और इसी प्रकार प्रजाति, जिस प्रजाति में आप पैदा होंगे तो उसका निर्धारण भी वंशानुगत व्यवस्था के आधार पर होता है। बेते ने जाति की निंदा की और भारत सरकार द्वारा वंशानुगत आधारों पर बनी व्यवस्थाओं के संदर्भ में बिना किसी स्पष्टता के प्रस्तुत पाया। तो इन्होंने देखा कि जो भारत सरकार की ऑथेंटिक या संस्थागत जो आधार बताए गए हैं वह वंशानुगत आधार पे थे, जिसको इन्होंने बिना किसी स्पष्टता के अर्थात उसमें स्पष्टता नहीं दिया गया है कि किस तरह से वंशानुगत पे जाति आधारित है, उसकी चर्चा न करके केवल वंशानुगत आधार बताकर स्पष्ट न करके रख दिया गया है, ऐसा पाती हूँ। इन्होंने कहा जाति और प्रजाति के बीच के संबंधों के बारे में एसजे मॉन्टेग्यू और आंद्रे बीच के समय में विचलित नहीं थी। तो एसजे मॉन्टेस्क्यू और आंद्रे बीच के समय में जो है यह विचारधाराएं जो है विचलित नहीं थी।
एजे मॉन्टेस्क्यू और आंद्रे बीच का जो समय था, उस समय केवल प्रजातीय आधारों की चर्चा होती थी या फिर जातीय आधारों की अलग अलग चर्चा होती थी। उनके संबंधों के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती थी, ऐसा बेते का विचार है। बेते ने कहा, कई देशों में काष्ठा के अर्थ को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए प्रजाति और जाति की पारस्परिक रिश्तेदारी को समझने का प्रयास किया जाता है। अस्पृश्य अशुच जैसे शब्दों को लेकर भी उनका यही आधार है रहा है। आगे रोमिला थापर के अनुसार जो है ये अधिकार जो होते हैं उस समय के वैधानिक नियमों को सम्मिलित करते हैं और ये अधिकार केवल श्रेष्ठ जनों तक ही सीमित थे। मतलब क्या था कि जो समय था उस समय वैधानिक अधिकार जो था, उस समय जो एलीट वर्ग थे या जिनके पास नियम कानून बनाने की क्षमता थी या श्रेष्ठ जन थे, केवल उन्हीं तक सीमित थे। अर्थात निर्णय लेने का कोई भी अधिकार श्रेष्ठ जन तक ही सीमित थे। लेकिन 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले द्वारा जाति का वर्णन निराशाजनक कहा गया है कि जाति फूले जो है इन्होंने जो निराशाजनक वर्णन करके कहा कि जाति जो है शोषण का कार्य करता है। 20वीं शताब्दी में अंबेडकर ने दलित और कुचले लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति का आह्वान किया था और इस तरह सकारात्मक क्रियाओं को बढ़ाने का प्रयास जो है अंबेडकर करते हैं और भेदभाव के अंत की ओर अपने पहले कदम को रखते हैं। जिस समय फूले, अंबेडकर और पेरियार अपने अनुभवों और राजनीतिक यथार्थताओं के बीच जाति की स्थितियों को समझने का प्रयास कर रहे थे, तो रिचले और गुहा ने अपने तरीकों से प्रजातियों का वर्गीकरण किया। यह जातियों और प्रजातियों का वर्गीकरण है और यह कार्य उपनिवेशवादी शासन में हो रहा था। मतलब जब भारत उपनिवेश राज्य था तब के समय में जो वहाँ के मानव शास्त्री थे रिचले और गुहा, वो भारत में कल्चर स्टडी या प्रजातीय आधार का अध्ययन कर रहे थे। वहीं जो है फूले, अंबेडकर, पेरियार ने अपने अनुभव के आधार पर जाति की स्थिति को समझने का प्रयास किया कि राजनीति में जाति की क्या स्थिति है। तो उस समय जो स्थिति थी दलितों और लेकर राजनीति में मतलब एकदम निर्णय नहीं थे, उनके पास कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। मतलब न के बराबर या एकदम से नहीं था। निम्न लोगों के लिए या अस्पृश्य जातियों के लिए कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त थे। आगे इनकी एक पुस्तक आती है, द आइडियाज ऑफ नेचुरल इनइक्वलिटी एंड अदर एसेस। द आइडियाज ऑफ नेचुरल इनइक्वलिटी एंड अदर एसेस 1983। बेते की यह पुस्तक जो है समानता और असमानता के विचारों को प्रतिबिंबित करती है। इसके बाद जाति को केवल एक गांव तक सीमित न करते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक कास्ट ओल्ड एंड न्यू से विस्तृत किया है। तो इन्होंने जो है पहले तो समानता और असमानता की बात अपनी पुस्तक द आइडियाज ऑफ नेचुरल इनइक्वलिटी एंड अदर एसेस में करती हैं। उसके बाद जाति में हो रहे परिवर्तन कि पहले जाति कैसी थी, वर्तमान में जाति की क्या स्थिति है, उसकी विस्तृत व्याख्या करने के लिए कास्ट ओल्ड एंड न्यू की में चर्चा की है। बाद में इन्होंने कृषक वर्ग के अध्ययनों के माध्यम से असमानता के एक और पक्ष की विवेचना अपने इस पुस्तक में करती है। विभिन्न स्वरूपों और विभिन्न पक्षों की असमानता का जिक्र इस पुस्तक में इन्होंने किया है और कई अन्य विकल्पों की चर्चा भी इस पुस्तक में उन्होंने किया है कि जाति या वर्ग को किस आधार पर हम समानता ला सकते हैं। इन विकल्पों की चर्चा ये करते हैं। यह पुस्तक जो है समाजशास्त्री विश्लेषण में सामाजिक आलोचना के साथ जोड़ती है, अर्थात उस समय की असमानता को लेकर काफ़ी इन्होंने आलोचना प्रतिक्रियाएं प्रदान की है, उसे रूप में देखा जाता है। आलोचनात्मक व्याख्या जिसमें श्रेणी असमानता के साथ आधुनिक समानता और असमानता के पक्षों को भी जोड़ा गया है। मतलब उस समय के परंपरागत जो श्रेणी असमानता थी उसके साथ साथ आधुनिक समय में किस तरह से समानता हो रही है
और असमानता के जो आधुनिक समाज में पक्ष है उनको भी इसमें जोड़कर एक नई असमानता बाजार और राज्य द्वारा निर्धारित हो रही है, उसकी चर्चा इन्होंने की है। और इसके लिए इन्होंने जो है तथ्यों को एक आधार के रूप में प्रस्तुत किया है। इन्होंने इस संदर्भ में कई अपने जो है लेख जो है कैम्ब्रिज, बम्बई, लंदन आदि में जो है इस तथ्य पे अपनी जो है लेख को प्रस्तुत किया था। इसके बाद इनकी अगली पुस्तक आ जाती है स्टडीज इन एग्रीगेट सोशल स्ट्रक्चर 1974 में। तो यह इनकी जब यह कृति है तब इन्होंने लिखा जब यह जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप प्राप्त कर रहे थे। तो इस पुस्तक में इन्होंने दो विषय की चर्चा की गई है, जिसमें वर्ग निर्माण और वर्ग चैतन्यता की बात ये करते हैं। इन्होंने कहा जब समाजशास्त्री गांव की चर्चा करते हैं तो वह प्रधानतः गांव में जाति संरचना का उल्लेख करते हैं। मतलब इन्होंने अब तक देखा था जो भी अध्ययन किए गए थे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वह केवल और केवल जाति की संरचना का उल्लेख करते हैं और इस तथ्य को वह नहीं करते हैं कि किन जातियों के पास अधिक भूमि है, किन के पास एकदम नहीं है। मतलब भूमि और उसके उत्पादन वितरण में उनके प्रभाव या योगदान की चर्चा जो है नहीं किया जाता था। बेटे के अनुसार जो है उनका ध्यान होना चाहिए जाति, वर्ग और शक्ति पर केंद्रित। वे कृषक वर्गों की मुख्यतः कृषक वर्गों की और मुख्यतः भूस्वामी किसान और भूमिहीन श्रमिकों की चर्चा करते हैं। तो सॉरी हम 4 निकल गया। तो इन्होंने 2 प्रकार के कृषक वर्गों की चर्चा की गई, एक तो जिनके पास उस समय भूमि का स्वामित्व था और जिनके पास भूमि का स्वामित्व नहीं था, इनकी चर्चा ये करते हैं। इनके अलावा इन्होंने बंगाल के एक गांव में अध्ययन किया था और जहाँ पे उन्होंने भूस्वामी के आधार पर श्रोतेदार, बरगरदार, अधियार, खेत मजूर गांव की आदि श्रेणियों में जो है विभाजित करके भी चर्चा की है। ये श्रेणियां जो है विवादास्पद इसलिए रही हैं क्योंकि यह न तो परिप्रेक्ष्य के साथ इनका कोई संबंध है। तो इन्होंने कहा कि जो परिप्रेक्ष्य है न तो इनके कोई लक्षण दिखाई देते हैं, न कोई अंतःक्रियात्मक संबंध देखने को मिलता है। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के साथ भी इनका कोई संबंध नहीं देखने को मिलता है। मतलब जो भी श्रेणियों का विभाजन हुआ था उसमें मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के साथ भी न तो संबंध देखने को मिलता है, न ही अंतःक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य के साथ में, न ही उनके स्पष्ट लक्षण की चर्चा की गई है। आगे इन्होंने चर्चा करते हुए आगे जो है अन्य जो है थिंकर हैं उनमें देखिए भूस्वामी, साहूकार और श्रमिकों के रूप में कौन चर्चा करते हैं, डेनियल थार्नर ने चर्चा की है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है इसलिए रेड पॉइंट से लिखा गया है। भूस्वामी, साहूकार और श्रमिकों को किसने 3 वर्गों में विभाजित किया है या गांव की श्रेणियों को किसने बताया है, तो डेनियल थार्नर। नोवस्की ने जिन श्रेणियों का उल्लेख किया था वे हैं, नोवस्की भी एक समाजशास्त्री थे, उन्होंने जिन श्रेणियों की चर्चा की है उनमें बुर्जुआ, पूंजीवादी, सरीखेपति मतलब पूंजीपतियों के सरीखेपति, भूपति जिनके पास भूमि का स्वामित्व हो, अमीर किसान, भूमिहीन तथा गरीब किसान। और कुछ तो अमीर किसान होंगे जो कि दूसरों से अर्थात भूमिहीन लोगों से अपना कार्य करवाते होंगे, और कुछ गरीब किसान अर्थात केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही केवल खेती करते होंगे। तो इस तरह के वर्गों की बात जो है नोवस्की करते हैं। इन तीनों वर्ग श्रेणियों में वर्ग अंतःक्रिया, अधिकार, अंतर्निर्भरता के अध्ययन पर जोर दिया गया। तो नोवस्की ने जिन श्रेणियों की चर्चा की है इसमें इंटरेक्शन की बात इन्होंने की है, अधिकार की बात की है और एक दूसरे पे निर्भर है किस तरह से उसकी चर्चा की है। आगे बेटे ने परिस्थितियों के चर्चा करते हुए कहा कि जैसा कि बेले ने की थी, जिस तरह बेले ने परिस्थितियों की चर्चा की है उसी तरह बेटे भी परिस्थितियों की चर्चा करके बिना किसी प्रकार के भेदभाव वाली संस्थागत संरचनात्मक स्थिति उत्पन्न करने की बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा कि ये संरचनाएं इस प्रकार हैं।
जिनमें इन्होंने पैसों के वृद्धि के साथ साथ ऐसी वृद्धि होगी अर्थात अर्जित परिस्थिति होगी, व्यक्ति के पास जैसे जैसे पैसा आएगा उसकी स्थिति ऊंची होती जाएगी। प्रदत्त परिस्थिति का विरोध होगा, मतलब अर्जित परिस्थिति पे अधिक ध्यान दिया जाएगा और प्रदत्त परिस्थिति का विरोध होगा। जातिहीन व्यवसाय अर्थात अपने जातियों से बाहर निकलकर लोग व्यवसाय करना प्रारंभ करेंगे और नई संरचना का जो है उदय होगा। उसी तरह इन्होंने कहा नई प्रकार की शिक्षा व्यवस्था, इन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था होगी जिसमें सभी को शिक्षा प्राप्त होगी। न कोई पहले क्या होता था, सिर्फ एलिट सोसाइटी को ही एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि ऐसी शिक्षा पद्धति लाई जाए जिससे समानता आ सके। उसके इन्होंने कहा भेदकारी जो राजनीतिक संरचना है उसका उदय हुआ है। आगे बेटे ने जो है गांव अधिकांश अध्ययनों में अपने जातियों के भू स्वामित्व की चर्चा नहीं की है, मतलब कुछ ही में अध्ययन थे या लेख थे जिसमें इन्होंने जातियों में भू स्वामित्व की चर्चा की है और अधिकांश में नहीं। इसलिए हुआ यह कि अध्ययनकर्ता अधिकांशतः अपना ध्यान केवल जाति आधारित संरचना पर केंद्रित करते हैं, भूमि आधारित पर नहीं। ध्यान जाति आधारित संरचना पर केंद्रित की जाती है। इस प्रकार से कृषक वर्गों की जो है इन्होंने कहा, बेटे ने कहा कि हमेशा जैसे जो कृषक वर्ग रहे हैं उनकी अवहेलना की गई थी या हुई थी। बेटे की जो अवधारणा थी वह शास्त्रीय कमजोरियों से ग्रसित थी। बेटे ने जो है सहभागी अवलोकन तकनीक वेबर की अवधारणा पर अधिक जोर दिया, अर्थात वेबर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने के कारण इन्होंने वेबर की अवधारणात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया। अगली जो इनकी पुस्तक है सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ऐसे इन द कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। तो बेटे की यह पुस्तक वर्तमान की निजातीयता से संबंधित रही है। सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ऐसे इन कंपैरेटिव में बेटे ने उन लेखों का संग्रह किया कि जो उन्होंने 2 सदियों में लिखे थे, जिनका जो विषय था असमानता के विभिन्न स्वरूप, प्रजाति, जाति, आदिवासी समूह, निजातीयता, जेंडर में अंतर, समानता तथा व्यक्तिवाद के मूल्यों और उनके संबंध एवं अंतर, और इन मूल्यों को बनाए रखने के लिए आधुनिक राज्य की क्या भूमिका है, सभी की चर्चा इस पुस्तक में की गई है। तो इनकी जो पुस्तकें हैं, जितनी भी पुस्तकें इनकी खास करके प्रकाशित की गई हैं, उनमें कई लेखों का जो है संग्रह देखने को मिलता है। अलग अलग टॉपिक उसमें देखने को मिलते हैं। जैसे सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स में इन्होंने प्रजाति, जाति, आदिवासी, निजाति, जेंडर अंतर, समानता, व्यक्तिवाद आदि की जो है चर्चा की है। वे उस कार्यक्रम की चर्चा करते हैं जिससे भारत सरकार के लिए स्वतंत्रता के बाद निर्धारित किया गया। इस कार्यक्रम में अनेक सामाजिक और आर्थिक अवरोध रहे हैं। उपर्युक्त लेख 1964 से 1980 के बीच लिखे गए थे। प्रारंभिक लेखों में जाति और प्रजाति की भी विवेचना की गई थी। तो किस तरह से भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद किस तरह से भारत में राजनीतिक, जाति या उनकी समानता के लिए कौन कौन से नियम कानून बनाए गए, कौन कौन से कार्यक्रम उनके प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए, अर्थात उनकी स्थिति में सुधार के लिए बनाए गए, उन सब की चर्चा जो करते हैं। कुछ में सामाजिक आर्थिक अवरोध भी देखने को मिलता है, लेकिन इनकी यह व्याख्या जो है का स्वरूप अलग है। जाति, प्रजाति और जेंडर उतने ही स्वचेतन है जितनी प्रजाति, जाति और निजातीय पहचान। तो जिस तरह इन्होंने प्रजाति, जाति और निजातीयता की बात कही है, उसी तरह इन्होंने कहा कि जाति, प्रजाति और जेंडर भी स्वचैतन्य है। जेंडर के स्वरूपों को वर्ग और निजातीय संदर्भों के साथ जोड़ा है। इन्होंने कहा दोनों जो है सामूहिक पहचान के प्रश्न भी हैं, अर्थात जेंडर पुरुष स्त्री के सामूहिक वर्ग की पहचान है, वहीं निजातीयता जो है एथनिसिटी अलग अलग समूहों की पहचान के रूप में देखी जाती है। इसी प्रकार इन्होंने आदिवासियों की चर्चा करने वाले लेख को पुनः से देश के सामाजिक बनावट का जिक्र करते हैं। तो इन्होंने समाज में, जैसे भारतीय समाज में कई अलग अलग आदिवासियाँ कई अलग अलग सामूहिक पहचान के आधार पर रहती थी, उनकी स्थिति क्या है, उनकी चर्चा इन लेखों के माध्यम से उन्होंने किया है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन
तमिलनाडु के क्षेत्रीय कार्य पर आधारित इनका जो है आदिवासियों के विषय के रूप में इन्होंने जो कार्य किया है। नेटवर्क्स इन इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में बेटे ने भारत की सामाजिक संयुक्तता की चर्चा की है। इन्होंने नेटवर्क्स इन इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में जो है चर्चा करते हुए भारत में जो है अलग अलग विविधताओं के आधार पर किस तरह से जो है सामाजिक संयुक्तता अर्थात एकता की चर्चा ये करते हैं। कहा कि इनके जो लेख हैं उनमें अलग अलग विषय रहे हैं, तो उनमें इन्होंने अपने जो लेख है पिछड़े वर्गों से संबंधित साहित्य की भी विवेचना की है, जो कि वर्णनात्मक, आलोचनात्मक और निदेनात्मक है। खास करके समाज की सामाजिक असमानताओं के आधार पर किस तरह से संरचना का निर्माण होता है, किस तरह से उनकी क्या क्या प्रभावता है, इन सब की चर्चा इन्होंने वर्णन की है। क्या क्या कमियां हैं उसकी आलोचना की है, उनके लिए क्या उपाय प्रस्तुत किए जा सकते हैं, इसका निदानात्मक उपाय की भी अपने लेखों में ये चर्चा करते हैं। सामाजिक संरचना एवं गतिशीलता दोनों का जिक्र ये करते हैं कि किस तरह भारत की सामाजिक संरचना का निर्माण हुआ है और किस तरह से उसमें गतिशीलता लाई जा सकती है। प्रत्यक्ष रूप से यह समाजशास्त्री विवेचन है कि मैक्स वेबर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। इनका विचार, विश्वास और मूल्य का समावेश ये करते हैं। समानता के आदर्शों को यह अधिक है क्या स्वीकार किया जाना चाहिए, किनको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। बेटे ने तमाम प्रकार के सामाजिक व्यवस्थाओं की भी चर्चा की है। इसके बाद इन्होंने एक अपना लेख लिखा, द बैकवर्ड क्लासेस इन कंटेम्पररी इंडिया, जो है यह इनकी जो पुस्तक आई है 1992 में प्रकाशित हुई है। यह भी पुस्तक जो है लेखों का संग्रह है। संबंधित लेख में जो है विद्वानों और आम पाठकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहा है, मतलब उसके बाद के कार्यों और विद्वानों के लिए सबके लिए महत्वपूर्ण रहा है। आरक्षण की समस्या के यह सरकारी नीतियों की भी समीक्षा इन्होंने की है। भारत के संविधान में निहित समानता के आधारों की आलोचना से बेटे अपनी बात प्रारंभ करते हैं। मसला मात्र समानता के सिद्धांत और असमानता के प्रचलन के बीच अंतर्विरोध का नहीं है, अपितु जो है यह मसला केवल समानता की अवधारणा से उत्पन्न तनाव के भी है। मतलब इन्होंने कहा कि जो भी भारतीय संविधान में समानता के लिए बात कही गई है उसके साथ साथ समानता असमानता की बात अपनी जगह है, लेकिन उनके साथ साथ जो है समाज में कुछ गतिरोध भी या तनाव भी उत्पन्न हुए हैं, और इन गतिरोधों और तनाव के लिए हमें संतुलनकारी सिद्धांतों और उपचारों का जो है प्रयोग करना चाहिए। उनके बीच क्या अंतर है कि जो संतुलन के सिद्धांत हैं और उसके लिए उपचार के बीच क्या अंतर है, इनको भी देखा जाना चाहिए। भारतीय सामाजिक संरचना में अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति जो रही है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों से अलग रही है, अर्थात उनसे अच्छी रही है। उपचारात्मक प्रबंध दोनों प्रकार के लिए अलग अलग हैं, मतलब पिछड़े जातियों के लिए आरक्षण या उपचारात्मक प्रबंध, नियम, कानून, योजना सब अलग है, और अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए अलग संविधान में व्याख्यात की गई है। शिक्षा, नौकरियों में अधिकार की तरह ही नहीं अपितु उसको नीति के रूप में भी स्वीकार करना चाहिए। जाति और समुदाय को नहीं, व्यक्ति को अधिकार क्षमता का वाहक माना जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो उपचारात्मक प्रबंध दोनों प्रकार के समूहों में अलग अलग हैं, अलग अलग के उपकार या आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वह उचित नहीं है। इन्होंने कहा कि जाति के आधार पर न आरक्षण प्रदान करके हमें व्यक्ति के जाति और समुदाय के आधार पर आरक्षण न देकर हमें व्यक्ति के अधिकारों को अधिक महत्व देना चाहिए, व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति के आधार पर आरक्षण को प्रदान करना चाहिए। तो ऐसा इनका जो है विचार था। इन्होंने कहा व्यवस्था का स्थायीपन कई संस्थाओं के विशेष रूप विश्वविद्यालयों को प्रभावित करेगा। अस्पताल, बैंक आदि सभी को जो है संस्थागत जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको भी इससे प्रभावित होता है।
अगली इनकी जो विचार रही है वह वैचारिकी और सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो भारत में समाज विज्ञानों के अग्रणी रामचंद्र गुहा ने लिखा है कि अमर्त्य सेन आर्गूमेंट इंडिया में भारतीय विचारों का विश्लेषण किया है। और एक और पुस्तक आंद्रे बितई की है। तो रामचंद्र गुहा यह बताते हैं कि एक पुस्तक थी अमर्त्य सेन की जिसने भारतीय विचारों का विश्लेषण किया है। उसके बाद जो पुस्तक आती है वह आंद्रे बितई की है जिसने भारतीय विचारों और विषयों भारतीय समाज में जो भी विषय रहे हैं उनमें जो भी बहस होने के कारण थे, तथ्य थे, उनका जिक्र जो है आंद्रे बितई के पुस्तक में किया जाता है, जो उनके 40 वर्षों में अनेक लेखों के द्वारा हमें देखने को मिलता है कि भारत में जाति व्यवस्था क्या है, प्रजाति क्या है, कृषि संरचना क्या है, असमानता समानता, मतलब जो भी व्याप्त बुराइयां थी, समस्याएं थी, उनका जो है इनके लेखों में प्रत्यक्ष दर्शन देखने को मिलता है। अपनी पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ आवर टाइम में संकलित कर प्रकाशित इन्होंने किया है। आइडियोलॉजी एंड सोशल साइंसेस में आंद्रे बितई ने राजनीतिक और संस्कृति पर लिखे गए अपने लेखों का संकलन प्रकाशित किया है। इसमें इन्होंने राजनीतिक उदारवाद की संभावनाएं, समाजशास्त्र का प्रचलन, जाति और जाति कोटा अर्थात जाति और जाति आरक्षण क्या है, भारतीय संस्कृति के सार कहे जाने वाले अभी तक वर्तमान की स्थिति में मिशन, सभी कुछ इस विषय में है। तो इनका जो लेखों का संग्रह रहा है उनमें जो विषय रहे हैं वह राजनीतिक उदारवाद की क्या क्या संभावनाएं हैं, समाज में किस तरह से आदर्श समाजशास्त्र का प्रचलन हो, जाति और जाति कोटा पर क्या विचार इनके रहे हैं, भारतीय संस्कृति के सार के रूप में इन्होंने चर्चा की कि भारत की संस्कृति क्या रही है। मतलब तमाम तरह के विषयों पर जो है यह पुस्तक रही है। इनके अलावा इन्होंने धर्मनिरपेक्षता, विविधता, सांस्कृतिक एकता, सहनशीलता की संस्कृति, काम में भेदभाव, मूल्यों की व्यवस्थाओं, परिवर्तन पर भारतीय परिवार, ग्राम समुदायों में जाति का प्रचलन, बौद्धिक प्रवृत्तियों की समस्या, एक पक्षी राजनीति, सभी लेखों को सम्मिलित किया। तो इनकी जो बुक रही है आइडियोलॉजी ऑफ साइंसेस में इन्होंने तमाम तरह के सब लेख लिखे हुए हैं। लगभग 50 लेखों को इन्होंने संकलित करके इसमें प्रकाशित किया है, जिससे इनके लेखनों पे इनके जो पूर्व निर्धारित सैद्धांतिक सोच पर नहीं है। इनके जो लेख रहे हैं वह क्या है, इन्होंने तथ्यों को इकट्ठा करके उसकी बात कही, अर्थात जो भी यथार्थ थे उसके आधार पर इन्होंने इन विषयों की चर्चा की है, न कि केवल सैद्धांतिक सोच या विचार के आधार पर। सोशियोलॉजी एसेस एंड अप्रोच एंड मेथड, यह उनकी चिंताओं तो यह इनकी चिंताओं के लेख है। अर्थात अभी तक हमने बताया कि जो भी इनकी पुस्तक है सब लेखों की संग्रह के रूप में देखा गया है। तो इसमें इन्होंने समाजशास्त्र की प्रकृति, विषय क्षेत्र और अन्य विषयों के साथ संबंधों की चर्चा की है कि समाजशास्त्र का क्या अप्रोच होना चाहिए और उसकी प्रकृति क्या है, उसके विषय क्षेत्र क्या है, अन्य विषय जैसे मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र से समाजशास्त्र का क्या संबंध है, समाजशास्त्र बौद्धिक संदर्भ क्या है, इन सब का जो है उल्लेख इसमें इन्होंने किया है। तो पहला आता है समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानवशास्त्र। तो समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानवशास्त्र के पारस्परिक संबंधों की सबसे पहले बितई ने चर्चा करते हुए 6 कंपैरेटिव एसेस 1974 में की है। 2004 में प्रकाशित पुस्तक सोशियोलॉजी में भी उन्होंने इसको पुनः से दोबारा लिखा है। बितई ने लिखा कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र जो है एक दूसरे से ऐसे गुथे हुए हैं कि इनको अलग करना कठिन कार्य है, और अपने कुछ विचार इस रूप में प्रस्तुत इन्होंने किया है कि समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानवशास्त्र या सांस्कृतिक मानवशास्त्र या निजातिक मानवशास्त्र कह सकते हैं, निजातीय शास्त्र कह सकते हैं, इनके बीच के अंतर विश्व दृष्टियों में विभाजन सरीखे हैं, जैसे श्वेत और काले, स्थानीय निवासी, बाहर के निवासी, सभ्य, आदिवासी, ऐसे समाज में अंतर्गत, मतलब अलग अलग समाजों में इनका देखने का जो दृष्टिकोण है या नज़रिया है वह अलग अलग होता है। भारत में जैसे सामाजिक संरचना में अंतर
करना और उसको अस्थायी रखना अनुचित है। मतलब जिस तरह से इतिहास में यूरोप में हमने देखा है उस प्रकार के संबंध हमें भारत में देखने को नहीं मिलते हैं। भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र के बीच संबंध वैसे नहीं है जैसा ब्रिटेन और फ्रांस में रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में विभाजन ऐतिहासिक प्रक्रिया के कारण उत्पन्न हुआ था और दोनों शास्त्रों में विद्वानों का यह विभाजन प्रशासकीय नहीं अपितु अकार्यात्मक आधार पर स्थापित होता है। कार्ल मैनरी ने अमेरिकन और जनरल समाजशास्त्र के पर जो 2 लेख लिखे हैं, उनके अनुसार जो अमेरिकन समाजशास्त्र है वह आनुभविकता पर जोर देता है और जो जर्मन समाजशास्त्र है वह दार्शनिक आधारों पर या दार्शनिक आधारों को प्रधान रूप से देखता है। इस आधार पर क्रांति के बाद जैसे रूस में समाजशास्त्र को बुर्जुआ समाजशास्त्र कहा जाता है। आगे चौथा पॉइंट है कि भारत में सबसे पहला समाजशास्त्र विभाग जो है वह बम्बई विश्वविद्यालय 1919 में खोला गया, जबकि सामाजिक मानव शास्त्र का पहला विभाग 1922 कलकत्ता विश्वविद्यालय में खोला गया। तो पूर्वी भारत में मानव शास्त्र और पश्चिमी भारत में समाजशास्त्र अधिक उभरा और आज की स्थिति यह है कि मानव शास्त्र की अपेक्षा समाजशास्त्र के अधिक विभाग जो है भारत में देखने को मिलते हैं। वहीं यह जाना माना तथ्य है कि अंग्रेज अग्रणियों में सामाजिक संरचनाओं के अध्ययन के लिए रेडक्लिफ ब्राउन सबसे अधिक लोकप्रिय व्यक्ति थे। इन्होंने यूरोप में मानव शास्त्र का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत था, सामाजिक मानव शास्त्र का नहीं। तो यूरोपीय जो समाज था उसमें भौतिक मानव शास्त्र का अधिक लोकप्रियता देखने को मिलती है, लेकिन जो है अदर जगह जो है सामाजिक मानव शास्त्र की लोकप्रियता अधिक देखने को मिलती है। जैसे अमेरिका में मानव शास्त्र का अर्थ जो है संस्कृति के अध्ययन से है, लेकिन होता क्या है कि अमेरिका इसे मानव या निजातीयतों के अध्ययन के लिए अधिक स्वीकार करता है, अर्थात डायरेक्ट संस्कृति के अध्ययन की बात न कहकर मानव या निजातीय अध्ययन के रूप में देखता है। आगे इन्होंने चर्चा की कि सामाजिक विज्ञानों में यह प्रसारित किया गया है कि समाजशास्त्र औद्योगिक समाज का अध्ययन करता है और सामाजिक मानव शास्त्र आदिवासियों का। दोनों विषय के बीच का यह अंतर का एक ही आधार है। इन्होंने का केवल अंतर का एक आधार बताया है कि समाजशास्त्र जो है आधुनिक लोगों का या औद्योगिक समाज का अध्ययन करता है, जबकि मानव शास्त्र आदिवासियों या प्राचीन समाजों का अध्ययन करता है। इसके बाद अगला पॉइंट जो इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र ने सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया, जबकि सामाजिक मानव शास्त्र ने क्षेत्रीय कार्य या दीर्घकालिक क्षेत्रीय कार्य की चर्चा होती है। बेते ने जो अपना अध्ययन श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया है वह क्षेत्रीय फील्ड या कार्य वर्ग पर किया है। आगे रेडक्लिफ ब्राउन का विचार है कि मात्र एक तुलनात्मक विज्ञान सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन कर सकता है और वह समाजशास्त्र है। ब्राउन का विचार है कि जो समाजशास्त्र है वह तुलनात्मक आधार पर सभी समाजों का अध्ययन कर सकता है। उनका मानना है कि सामाजिक मानव शास्त्र जो है समाजशास्त्र का एक भाग या हिस्सा है। बेते के अनुसार दोनों शास्त्र एक हैं, पर पहले दोनों के अधिकार क्षेत्रों में अंतर है। तो इन्होंने कहा वर्तमान में जो दोनों शास्त्र हैं वह एक है, पर पहले के जो हैं उनके अधिकार क्षेत्रों में अंतर था। जैसे समाजशास्त्र के पास औद्योगिक समाज था, वहीं मानव शास्त्र के पास अन्य सब का। अब समाज के अध्ययनों में कोई अंतर नहीं किया जाता है। अब समाज शास्त्र के द्वारा सभी विषयों आदिवासियों, जनजातियों, औद्योगिक समाज, संस्कृति, कल्चर, निजातीयता सभी का अध्ययन जो है समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है और मानव शास्त्र के अंतर्गत। इसलिए इनकी जो है दोनों की दिशा एक ही रूप में देखा जाता है। आगे इन्होंने तुलनात्मक पद्धति पर चर्चा की है। तो वेबर की तरह बेते तुलनात्मक पद्धति के समर्थक रही हैं। इनके अनुसार तुलनात्मकता का अर्थ यह नहीं है कि अंतरों और समाजों की समानता मात्र ही खोजा जाए। तो इन्होंने कहा कि जो तुलनात्मक पद्धति है उसका केवल एक अर्थ नहीं है कि हम केवल समानता
समाजों के में क्या अंतर है, क्या समानता है, इस आधार पर उनकी चर्चा की जाए। वस्तुतः यह विश्लेषण किया जाना चाहिए कि एक विश्लेषणात्मक आधार से हमें उस समाज को देखना चाहिए। उन्होंने उनका जो लेख है लोगों के लिए जो है मात्र अंतरों को समझने के लिए तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं, लेकिन समानता देखने का प्रयास काफ़ी श्रम वाला उद्देश्य है। समाजशास्त्री प्रायः अपनी संस्कृति का अध्ययन करते हैं और मानव शास्त्री जो है अन्य संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह की इन्होंने बात की है। बेते के अनुसार जो है सामाजिक मानव शास्त्र एक वस्तुनिष्ठ और तुलनात्मक विज्ञान है, वहीं समाज और मानव शास्त्र के बीच अंतर करना कठिन कार्य है, अपने आप में जटिल कार्य है। भारत में समाज का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री कहे जाते हैं, पर ब्रिटेन में समाज का अध्ययन करने वाले मानव शास्त्री कहे जाते हैं। तो इस तरह इन्होंने बताया कि तुलनात्मक अध्ययन करने के आधार पर भी देखा जाए तो सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र में काफ़ी अंतर देखने को नहीं मिलता है। जहाँ भारत में समाज का अध्ययन करने वालों को समाजशास्त्री कहेंगे, वहीं ब्रिटेन में अगर कोई समाज का अध्ययन कर रहा है तो उसे मानव शास्त्री के रूप में देखा जाता है। बेते ने आवश्यक रूप से तुलनात्मक पद्धति को समाजशास्त्र का सार माना है। बेते मानते हैं कि इस पद्धति का जो अभाव है उसका सैद्धांतिक विस्तार करना बहुत कठिन कार्य है। इन्होंने कहा कि इस पद्धति तुलनात्मक पद्धति में एक अभाव है जिसके आधार पर हम सैद्धांतिक विकास करना एक कठिन कार्य है। उचित ज्ञान समय स्थान के बीच तुलनात्मक आधारों पर सही ज्ञान प्राप्त होते हैं। इन्होंने कहा एक सैद्धांतिक विस्तार करना कठिन है, लेकिन उचित ज्ञान और समय स्थान के बीच अगर हम तुलना करना हमें आता है तो हमें एक सटीक या सही आधार प्राप्त होता है। तुलनात्मक पद्धति के प्रति समर्थन मूलतः समाजशास्त्री परंपरा का एक हिस्सा रहा है, जिसमें मैक्स वेबर, हैंस जैगटगर आदि तक पहुंचा है। मैक्स वेबर, एन.के. बोस, दुर्खीम, एम.एन. श्रीनिवास ने भी जो है तुलनात्मक आधार पर अपने अध्ययन या समाजशास्त्र में इस सिद्धांत की जो है मान्यता की बात की है। इन्होंने कहा कि जो अध्ययन के लिए तुलनात्मक दृष्टि सामान्य और तुलनात्मक दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। अगला है आलोचना। गुहा और पैरी 1999 में आंद्रे बेते की यह कहकर आलोचना करते हैं कि आंद्रे बेते जिस तरह से समाजशास्त्री शैली पैदा की है वह संस्थागत रूप में कुछ उत्पन्न नहीं कर सकी है। इन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नए सिद्धांत नहीं दिए हैं, उन्होंने किसी औपचारिक वैचारिक संस्था को जन्म नहीं दिया है, न ही उन्होंने शिष्यों की फौज तैयार की है। उन्होंने कहा कि इन्होंने न तो कोई एक निश्चित संस्था बनाई जैसे घुरिये आदि ने संस्था बनाई, और न ही इनके अधिक शिष्य हैं जो उनके क्षेत्रीय आधारों को, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों को अथवा अकादमिक हितों को, राजनीतिक महत्व को बल दे। मतलब इन्होंने कहा शिष्यों की फौज भी इन्होंने तैयार नहीं की है कि उनके जो आधार हैं, जो सिद्धांत उन्होंने बताए हैं उसको आगे बढ़ा सकें। संस्थाओं के काम करने और अपनी असमानता के सिद्धांतों को विकसित करने में उन्होंने किसी का सहारा नहीं मिला। बेते का प्रभाव उनकी बौद्धिकता के आधार पर आका जाना चाहिए। गुहा एवं पैरी की यह आलोचना इस संदर्भ में प्रस्तुत करना उचित है कि बेते का जो प्रभाव गुरु शिष्य के स्थान पर न होकर उनके बौद्धिक अर्थात उनकी बुद्धि की उपज रही है। निष्कर्ष निकालना जा सकता है कि जो आंद्रे बेतई हैं वह 4 दशकों से अधिक सिद्धांत पद्धतियों आदि की जो है इन्होंने चर्चा की है और बहुत से विषयों आदि पर इन्होंने लिखा है। बेते का मानना था कि सामाजिक गैर बराबरी को वश में किया जा सकता है तथा उसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। इन्होंने कहा समाज में जो भी सामाजिक असमानता है उसको बराबर किया जा सकता है और नियंत्रित भी किया जा सकता है, लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात समाप्त करना बहुत कठिन कार्य है, अर्थात पूरी तरह से समानता नहीं लाया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। सकारात्मक विभेदीकरण की नीति
इसी संदर्भ में इन्होंने चर्चा की है कि वर्ग विहीन समाज विवादास्पद है, कि मार्क्स ने जैसे काल्पनिक कह दिया कि जो साम्यवाद आएगा सभी को समान अधिकार प्राप्त होगा, यह एक तरह से विवादास्पद सिद्धांत या नीति रही है। हमेशा जो है समाज में थोड़ी बहुत असमानता जो है बनी रहेगी। बेटे जो है एम.एन. श्रीनिवास के साथ काफ़ी दिनों तक इन्होंने कार्य किया है और क्षेत्रीय अध्ययन पर इन्होंने जोर किया है। इनके अलावा बेटे का जो विचार रहा है, उन्होंने सर्वाधिक वेबर के जो अवधारणाएं रही हैं उस आधार पर अपनी व्याख्या करने का प्रयास किया है। वेबर की वर्ग परिस्थिति और शक्ति के आधार को इन्होंने स्वीकार करते हुए अपना जाति, वर्ग और शक्ति की बात इन्होंने चर्चा की है। वहीं बेटे ने ड्यूमा के होमो हायरार्कस की भी आलोचना की है। ड्यूमा के अनुसार जाति एक अपरिहार्य व्यवस्था है या अवस्था है, लेकिन बेटे का जो विचार है आलोचना करते हुए कहा कि जाति जो है विभिन्न स्वरूप होते हैं और इसमें निरंतरता नहीं होती है या नहीं है। वेबर की तरह बेटे की भी मान्यता रही है कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों के लिए तुलनात्मक पद्धति जो है सर्वोचित रहती है। आगे इनकी जो है प्रमुख पुस्तकें हैं इस प्रकार से हैं। कास्ट, क्लास एंड पावर। तो कास्ट, क्लास एंड पावर ही पूछा जाता है खासकर, और इसमें इन्होंने चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्राटिफिकेशन अब तंजौर विलेज, मतलब इसमें उन्होंने तंजौर विलेज में किस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी स्तरीकरण क्या है वहाँ पे, उसकी चर्चा इन्होंने की है 1965 में। कास्ट, ओल्ड एंड न्यू, एसे इन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्राटिफिकेशन। तो पुराने समय में जाति की व्यवस्था क्या थी, वर्तमान समय में जाति की व्यवस्था क्या है, उसकी चर्चा उन्होंने इस पुस्तक में की है जो कि 1969 में प्रकाशित हुई है। इन इक्वलिटी एंड सोशल चेंज, असमानता और सामाजिक परिवर्तन की बात इन्होंने पुस्तक 1972 में की है। स्टडीज इन द एग्रियन सोशल स्ट्रक्चर 1974 में इनकी पुस्तक आई है। वहीं 6 एसे इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी 1974 में आई है। इन इक्वलिटी अमॉन्ग मेन 1977, द आइडिया ऑफ नेचुरल इनइक्वलिटी एंड अदर एसेस 1983 में प्रकाशित पुस्तक है। सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, एसे इन द कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव 1991। उसके बाद इन्होंने द बैकवर्ड क्लासेस इन कंटेम्पररी इंडिया 1992 में, और एंटीनोमीज ऑफ सोसाइटी, एसे ऑन द आइडियोलॉजीज एंड इंस्टीट्यूशंस 2000 में प्रकाशित इनकी पुस्तक रही है। सोशियोलॉजी, एसे ऑन द अप्रोच एंड मेथड 2002, क्रॉनिकल्स ऑफ आवर टाइम 2000, इनइक्वलिटीज एंड यूनिवर्सलिटीज, एसे इन सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 2002 में प्रकाशित हुई है। आइडियोलॉजी एंड सोशल साइंसेस 2006 में, और मार्क्सिज्म एंड क्लास एनालिसिस 2007 में प्रकाशित इनकी प्रमुख पुस्तकें रही। तो इनके जो प्रमुख विषय हैं स्टार्ट में देख लेते हैं किन किन विषयों पर इन्होंने चर्चा की है। नागरिक समाज, भारत में सामाजिक स्तरीकरण, समानता और असमानता का विचार, कृषक सामाजिक संरचना, भारत में सामाजिक और राजनीतिक समाज और राजनीति, वर्तमान में भारत में पिछड़े वर्ग, वैचारिक संस्थाएं, धर्मनिरपेक्षता आदि विषयों पर इन्होंने जो है प्रमुखता चर्चा की है। और इनकी जो पद्धति रही है, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रीय कार्य संचालन किया है और तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। तो आज की वीडियो जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप प्रश्नों की श्रेणी चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए।